हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रो विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमने पहला और दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ विद्युत अपघटनी के बारे में भी जानेंगे, ठीक। और आप सब बढ़िया होंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला लेक्चर। चलिए शुरू करें। यहाँ पर आज आपका टॉपिक है विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए। इसमें कुछ डेरिवेशन दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। सबसे पहले जिसमें बताया गया विद्युत अपघटनी के बारे में, इसका मतलब ये बताया है कि हम लोग जो कल विद्युत अपघटन पढ़े थे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी मतलब कुछ मात्रा उसमें से इसमें दी गई है, ठीक है। इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी विद्युत अपघटनीय चालकता कहलाती है। अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कल हम लोग जब पढ़े तो उसमें हमने ये देखा था कि जब जलीय विलयन में हम लोग NaCl को डालते हैं, यानी कि NaCl को हम लोग जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था बनती है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है, नया उत्पाद बनकर तैयार होता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि उसकी क्षमता, यहाँ कैपेसिटी की बात की गई है, क्षमता की बात की गई है। अब समझे कैसे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटनी पढ़े थे, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, तो आपने देखा कि जैसे NaCl है आपका, तो एक तरीके से ये भी उसके साथ जलीय विलयन में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो भी एक तरीके से उसकी जो क्षमता है, और उसी में अगर देखी जाए, आप देखिए KCl की या फिर KBr की, देखिए, ठीक है। इन सब की जो पोटेशियम की एक तरीके से क्षमता जलीय विलयन में मिलाया जाता है इसको, ठीक है, तो इससे इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको बताएं कैसे। देखिए, जब कभी विद्युत अपघटनी में, ठीक है, तो विलयन की चालकता को बढ़ाना होता है। आपने देखा होगा कि जो आपकी बैटरी होती है घर में, जो बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, बैटरी आपने देखा होगा जो इन्वर्टर बैटरी होता है, उसमें आपने देखा कि बाजार में बैटरी का पानी बिकता है, आता है कि नहीं आता। तो और अगर आप सिंपल वाटर को, जैसे सिंपल जो आपका साधारण का पानी है उसमें उसको आप डालेंगे, तो उसमें एक व्यवस्था है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो उसमें आवेशित होने वाले पार्टिकल हैं, वो आवेशित नहीं हो पाएंगे। क्यों आवेशित नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आपके पास जो पानी आप डाल रहे हैं वो पानी H2O है। वो पानी क्या है? H2O है। और H2O पे देखा जाए तो उसकी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आयनों की संख्या को देखी जाए तो जो उसकी अपेक्षा, जो बैटरी के जो आयन है, उसकी अपेक्षा इसके आयन बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ घुल जाते हैं। तो इसके कारण से बैटरी की जो क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए जो बाहर से आप बैटरी का पानी लेकर आते हैं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मिलाए जाते हैं जिसके कारण से उसमें आयनों की संख्या ज्यादा होती है। और कैसे आयनों की संख्या? वो ऐसे आयनों की संख्या को ज्यादा रखते हैं जिससे आपकी बैटरी में जो आयन है उसको क्या कर सके, तरीके से मेंटेन रख सकें। तो ये उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। ये जो यहाँ पे क्षमता दिया गया है उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। किसी कैपेसिटी पे, वो पानी की वाटर कैपेसिटी पे। जैसे आपका H2O साधारण जल हो गया, साधारण जल की वो कैपेसिटी होती है, अगर जैसे साधारण जल की इतनी हाई कैपेसिटी होती तो जो आप पानी पीते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में इतना ज्यादा मात्रा में समस्या हो जाती है। समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आप पूरी बैटरी का पानी पीने लगिए, जैसे उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी जलीय, वो भी तो जलीय विलयन है एक तरीके से, लेकिन उसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है बैटरी के पानी की। और जो आपके घर में जो पानी उपयोग किया था उसको आप पीते हैं, ठीक है, उसकी क्षमता बहुत कम से कम, उसकी क्षमता उतनी है जो आपके शरीर में क्या हो सके, उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि वो भी आके आपके शरीर में आयनों को तोड़ता है। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि जब आप पानी को पीते हैं तो पानी आपको एनर्जी देता है? कभी नहीं।
पानी आपको 0% कैलोरी ऊर्जा देता है, ध्यान रखिएगा, चाहे जितना पानी पी लीजिए। पानी में कोई एनर्जी नहीं होती। पानी सिर्फ आपको बैलेंस करने का कार्य करता है। पानी के अंदर जो आयन होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन जो कार्य करते हैं, ये एक तरीके से आपके शरीर के आयनों के माध्यम से आपके शरीर को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। वाटर में कोई एनर्जी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से लेकिन जब आप इसको व्यवस्थित देखेंगे, मतलब जो आपके बैटरी का पानी है उसको आप पिएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आयन की मात्रा ज्यादा रहती है। उसको आप पिएंगे तो आपके शरीर उसमें डिजॉल्व, मतलब एक तरीके से उसको पचा नहीं पाएगा। इसके वजह से बहुत सारी समस्या होने लगेगी। सी से क्या किया था, इसको प्रदर्शित किया था। अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे इसमें लिखेंगे। लिखिए, यह चालक, यह तो आर इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो C इक्वल टू दिया गया है आई आर, ठीक। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे तो ये निकल के आएगा C इक्वल टू आई अपॉन बी, ठीक। ये फार्मूला यहाँ पर निकल कर आएगा, C इक्वल टू आई अपॉन बी। जो C की आपको क्या दिया गया है, विद्युत अपघटनी चालक, मतलब विद्युत अपघटनी चालकता दी गई है, I आपकी धारा है और B आपका क्या है, वोल्ट है, ठीक। हाँ, दोनों समीकरण से ये आएगा, दोनों समीकरण से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता भी है R यानी कि जो कि प्रतिरोध का मात्रक है उसे ओम कहते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें C दिया गया है जो कि एक तरीके से चालकता है, और चालकता का अगर देखा जाए उसकी मात्रक के रूप में तो उसको सीमेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है। और ये कौन सा मात्रक है, एसआई पद्धत है। एसआई पद्धत यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, या इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ध्यान रखिएगा। एसआई पद्धत के रूप में तो इसका चालकता की मात्रा होती है सीमेंस, इस सी का है, और आर का मात्रक होता है ओम, ठीक। हाँ, चालकता को सी से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ठीक। तो ये आपका हो गया विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता के बारे में, क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इसके मात्रक क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आपको बता दी गई। ये कार्य करता है आपके ओम के नियम पर ही, ठीक है। और दोनों को एक तरीके से कंपेरिजन करके बनाया गया है, जहाँ पे आपकी विद्युत धारा और साथ साथ प्रतिरोध और वोल्ट के लिए इसको व्यवस्थित किया गया था। साथ साथ इसमें जो अगर देखा जाए प्रतिरोध को, वो चालकता को देखी जाए तो CO इक्वल टू 1/R हो जाएगा, और साथ में इसको R इधर ट्रांसफर करके R की वैल्यू यहाँ पे हटा करके C रखा जाएगा, और फिर उसके बाद I अपॉन B के रूप में कार्य करेगा, ठीक। चलिए, कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर अब आगे बढ़े, देख लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, ये क्या होता है। लिखिए इसको, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध, क्या चीज, यहाँ पे दिया गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसको कप्पा से व्यक्त किया जाता है, कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है। रो इस तरीके से बताता है, इससे आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में इसमें क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है रो, यहाँ दिया गया आर समानुपाती एल के रूप में। उसी तरीके से हमें पता है, एक तरीके ये भी पता है कि जब प्रतिरोध जन्म लेगा, ठीक है, प्रतिरोध कहीं पे भी होगा तो उसमें धारा बहेगी जरूर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे या आवेश आगे बढ़ेंगे तो उसमें धारा आएगी जरूर। तो एक तरीके से इसकी व्युत्क्रमानुपाती के रूप में एम्पियर दिया गया है। दोनों को जो सम्मिलित किया गया तो ये समानुपाती हटाया गया तो इस पर विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है आपका रो। तो आर इक्वल टू रो अपान एल, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए के रूप में कार्य करता है। यहाँ ये आपका प्रतिरोध है, ये आपकी विशिष्ट चालकता है, ये आपकी लंबाई है, ये आपका क्या है, एम्पियर धारा के रूप में व्यक्त किया गया, ठीक है।
ये इतनी चीजें इसमें व्यक्त की है। अब इसमें 2-3 लाइनें हमें लिखनी है, ठीक है, जो हमें विशिष्ट चालकता को एक तरीके से समझाया जा सके। इसमें कुछ चीज पूछना हो तो बताइए, कोई भी चीज इसमें। अच्छा, ये कप्पा कहाँ से आया? चलिए देखिए, विशिष्ट चालकता को व्यक्त करने के लिए कप्पा का प्रयोग किया गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.